नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके पेडागोजी का क्लास रहेगा और पेडागोजी के लाइव क्लास के माध्यम से हम जुड़ेंगे आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं से, सभी शिक्षक बंधुओं से। पेडागोजी का पार्ट नंबर 12 है और मूल्यांकन का चैप्टर चल रहा है। इसके पहले 11 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। या जहाँ पे बेल आइकन पे आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दिया गया है, तो इस लाइव क्लास के बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट आपके ऑलरेडी आ जाएगी। तो चलिए लाइव क्लास के माध्यम से मूल्यांकन का जो दूसरा आपका चैप्टर, कल हमने पहला कंप्लीट किया था, आज जो है सेकंड चैप्टर मूल्यांकन का रहेगा। टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, फीडबैक करेंगे, डिटेल के साथ जानेंगे और 20 में से आपका फीडबैक क्या है आपको कमेंट करके बताना है। लाइव चैट में तीसरा ऑप्शन होगा, लाइव चैट में आप सभी को कमेंट करना है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो पिछले क्लास का हमारा मॉक क्वेश्चन था कि छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आपकी नियुक्त होगी तो आपके पहला प्रश्न हमारा उठता है कक्षा में, यह होती है कि छात्रों के रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो आप कैसे प्रश्न पूछेंगे। वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न पूछेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट करके बताइए। बहुत सारे शिक्षक बंधु हैं, भाई बहन है, गृहिणी है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जिनका कमेंट्स आया हुआ था, उनका दिल से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। तो छात्रों को अगर रटने की प्रवृत्ति को कम करना है तो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जिस पर निर्भर करती है वह हमारी कहला जाती है दोस्तों समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। देखिए, जो हमारी समस्या है उसको कारणों की सही पहचान किसके माध्यम से होती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो होती है वह समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगर समस्या के कारण का सही पहचान हो पाया है तो उपचारात्मक शिक्षण तभी हो पाएगी। उपचारात्मक शिक्षण तभी सफलतापूर्वक हो पाएगी। तो ये किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सृजनात्मक का विकास करने में कौन सहायक नहीं है या कौन सा सहायक नहीं है। यानी हमें ये जानना जरूरी है कि सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक होता है। देखिए दोस्तों, कविता पूरी करना यह आपके सृजनात्मक के विकास करने में सहायक है। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन ये भी आपके सृजनात्मक के विकास में सहायक है। अधूरी कहानी को पूरा करना यानी पूरा करना, ये आपकी क्या होती है, सृजनात्मक विकास को आपको सहायता मिलती है, सहायक होती है। लेकिन प्रश्नों को उत्तर को लिखना, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी नहीं। अगर आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे ये होता कि प्रश्नों के उत्तर जो है अपने अकॉर्डिंग लिखना, अपने ज्ञान के आधार पर लिखना, तो यहाँ पे आपका सृजनात्मकता का विकास होता। लेकिन प्रश्नों को उत्तर भर लिखना दिया गया है, तो तीसरे ऑप्शन, इसी ऑप्शन में सृजनात्मकता का विकास करने में कोई सहायता नहीं मिल रही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। जांचना होता है, परीक्षा करना होता है, परखना होता है या निर्णय करना होता है। हम सभी जानते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। अगर आप जानते हैं बेफिक्र कमेंट कीजिए। देखिए, मूल्यांकन का मतलब है क्या जांचना हो सकता है, परीक्षा करना, परखना। मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय करना। हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में आप कितना करते हैं, 10 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 5 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 में से 20 अटेंड करते हैं। तो इसका जो मूल्यांकन होगा वो आपका स्कोर जो करते हैं कमेंट, तो ये हमारा निर्णय करना, ये निर्णय करता है कि 20 में से आपके कितने सही होंगे। तो मूल्यांकन क्या है, एक निर्णय करने की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, देखिए, मूल्यांकन का जो उद्देश्य हो जाता है हम सभी जानते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उद्देश्य होता है,
उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन, हम आपको 20 क्वेश्चन दे रहे हैं तो हमारा जो उसका मूल्यांकन करेंगे, इसलिए बोलते हैं आप 20 में से आपके स्कोर क्या, हम बोलते हैं नहीं कि नहीं बोलते, ये मूल्यांकन होगा। और ये हमारा बोलना, ये मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितने लेवल पे आपकी कठिनाई आ रही है, ये सारी चीजें करना। तो एक प्रैक्टिकली अगर हम उस प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं, तो पेडागोजी बहुत ही आसान हो जाती है। जी हाँ, हम खुद वहां पर रहकर देखें, खुद वहां पे सोच कर देखें तो पेडागोजी के प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वे प्रश्न जिनके उत्तर हेतु हाँ या नहीं में से एक चयन करना हो उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, जिनमें हाँ या नहीं करना हो, सत्य असत्य दिया गया हो, तो ऐसे में किस प्रकार से हम वर्णित करते हैं, उन्हें भी हम वस्तुनिष्ठ की कैटेगरी पर रखते हैं। जी हाँ, जो सत्य असत्य हो, हाँ या नहीं में होते हैं, तो उनको भी हम किसमें वर्गीकृत करते हैं, वस्तुनिष्ठ पर वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? क्या वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आ जाता है, उसका एक ही उत्तर होता है, उसके कई उत्तर होते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है, मन में कोई भी आपको ये नहीं लाना है कि ये सारी चीज़ें आए। तो बहुत ही सिंपल से बात के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होने वाला है। जी हाँ, देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता होती है, वह कहला जाती है उसका एक ही उत्तर होता है। 4 ऑप्शन ABCD दिए होंगे, उसमें से एक ही उत्तर होगा सी। इसमें क्या सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही उत्तर होगा, यानी 100 टू 100 मार्क्स हमें मिलते हैं, चाहे राइटिंग कैसी भी हो। अगर हमने वो सेलेक्ट किया है ऑप्शन जो सही है, हमें पूरा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, योगात्मक मूल्यांकन आपका दिया गया है, और योगात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी बालक बालिका ने कितना अच्छा निष्पादन किया है, इसका पता लगाना। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मतलब जुड़ना या अधिक जोड़ना, प्लस करना। तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है, यह पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अन्वेषण की योजना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य हमारा हो जाता है, वह आपका कौन सा हो जाता है? वह प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अन्वेषण की योजना बनाना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन गृहिणी, सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक भी आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त होता है? उपलब्ध परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या परीक्षण एवं पुनः परीक्षण की बात करेंगे। तो एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम जिस स्तर तक हुआ है, यह मापने हेतु कौन सा परीक्षण उपयुक्त हो जाता है, वह हमारा हो जाता है उपलब्धि परीक्षण। क्योंकि यहीं से हमारा प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया कि अधिगम किस स्तर तक पहुंचा हुआ है। अनुभव प्रदान करने के पश्चात, यानी जो हम अनुभव ले लेते हैं उसके बाद, तो यह मापने हेतु हमारा कौन सा परीक्षण होगा? उपलब्धि परीक्षण। हमने जो सीखा, हमने जो अनुभव लिया, उस पर कर रहे हैं, तो उपलब्धि परीक्षण होगा। हमने क्या सीखा, हमने क्या उपलब्धि प्राप्त किया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण क्या होते हैं? वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होता है, या ये सभी होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं उत्तम परीक्षा का मुख्य गुण क्या होता है। क्या आप भी जानते हैं? क्या आप भी कमेंट कर चुके हैं कि उत्तम परीक्षा का मुख्य गुण क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो आपका कमेंट अवश्य आया होगा लाइव चैट के माध्यम से। तो उत्तम परीक्षा का जो हमारा मुख्य गुण कहला जाता है, वह हमारा वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है और विश्वसनीयता भी होती है। अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, वह कहलाती है निर्देशन,
अंतःक्रिया, साक्षात्कार या परामर्श की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली प्रतिक्रिया जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है, वह हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी परामर्श कहलाती है। क्योंकि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली जो प्रतिक्रिया की बात करेंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं परामर्श की। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण है। यह जो कथन है, ब्राउन का कथन हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है, सिम्पसन का हो जाता है, गुड का हो जाता है, या आपके स्टीवर्ट का हो जाता है। दोस्तों, निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, यह जो कथन हमारा हो जाता है, आपके और कोई नहीं, यह ब्राउन का कथन हो जाता है। जी हाँ, निदान में ना आता है, ब्राउन में ना आता है, तो ना का बहुत यहाँ पे इफेक्ट कार्य कर रहा है, इसलिए पहले ऑप्शन को हम सटीक आंसर सही कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, उपलब्धि निर्भर करती है, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर करती है, योग्यता पर करती है, प्रेरणा पर करती है, या आलस्य पर करती है। हम सभी जानते हैं उपलब्धि जो निर्भर करती है वह किस पर निर्भर करती है। तो हम सभी लोग जानते हैं उपलब्धि जो है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर निर्भर करती है। आपकी क्या योग्यता है, आपके अंदर क्या मोटिवेशन है, आपके अंदर क्या प्रेरणा है, आपके अंदर क्या मोरल मोटिवेशन है, ये दोनों उपलब्ध करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर। अगर आपने दोस्तों हमारे मोरल मोटिवेशन जो चैनल है, जो आपके मोटिवेट करता है, अगर आपने मोरल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाइए, एक बार विजिट कीजिएगा। आपको वहाँ पे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जो आपके जीवन में उजागर लाएगी, जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को देगी, आपके जीवन को आसान कर देगी। तो उपलब्धि निर्भर हमारी योग्यता प्रेरणा दोनों की बात करेंगे। इसके अगला प्रश्न है, उपलब्धि जो निर्भर करती है, अधिगम उत्पाद जांच पर करती है, शैक्षणिक मार्गदर्शन पर करती है, उपचारात्मक शिक्षण पर करती है, या उपयुक्त सभी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, उपलब्धि जो हमारी निर्भर करती है, हम सभी जानते हैं उपलब्धि किस पर निर्भर करती है। कोई भी जब हम सीखते हैं उस पर हमारी जो उपलब्धि होती है, उसमें हमारा जो ज्ञान मिल जाता है, हमें ज्ञान मिल जाना, प्राप्त कर जाना, वह हमारी उपलब्धि होती है, हमने सीखा है। तो उपलब्धि जो निर्भर करती है वह आपके किस पर करती है, अधिगम उत्पाद की जांच पर भी करती है, शैक्षणिक मार्गदर्शन पर भी करती है, और उपचारात्मक शिक्षण पर। अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण भाग होता है मनोविज्ञान का, भूगोल का, गृह विज्ञान का, या राजनीति विज्ञान का होता है। देखिए, उपलब्धि परीक्षण चैप्टर आपका चल रहा है मूल्यांकन का, जिसमें उपलब्धि आपका परीक्षण का भाग का प्रमुख प्रश्न चल रहे हैं। आप फीडबैक कर रहे हैं और हम आपका फीडबैक का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण जो भाग होता है वह आपके किसका भाग हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, वह मनोविज्ञान का आपका भाग हो जाता है। साइकोलॉजी की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी किसी भी भाई बहन, गृहिणी का, शिक्षक बंधु का, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, अगर किसी भी बिंदु पर आपको टिप्पणी करना है, कमेंट करना है, फीडबैक करना है, बेफिक्र आप लोग लाइव चैट के माध्यम से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, या चित्रपूर्ति की बात करेंगे। इनमें से बच्चों हेतु जो वेसलर बुद्धि मापनी होती है, जो एक निष्पादन मापनी कहलाती है, वह हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी कहलाती चित्रपूर्ति। किसकी बात करेंगे? चित्रपूर्ति। तो बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की जो निष्पादन मापनी कहलाती है, वह हमारी कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है चित्रपूर्ति। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं, आप अधिकतर जानते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जिस पर बल देता है वह हमारा क्या कहला जाता है? वह सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर आपका बल देता है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सभी समझ गए हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग क्या होना चाहिए? शिक्षण कार्य कमी मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में या उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। तो उपलब्ध परीक्षणों का जो प्रमुख उपयोग होना चाहिए वह किस प्रकार का होना चाहिए? वह छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण का जो हमारा अर्थ हो जाता है वह हो जाता है विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है और मानक भी होती है। इसलिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो दिया गया है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है कि निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? खेलों का प्रशिक्षण, मापन तथा मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का निर्माण। तो इनमें से शैक्षिक मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, एक नहीं है, वही आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है। साथ ही साथ 20 में से आपका फीडबैक है, आपका क्या स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर डेली पेडागोजी शिक्षण शास्त्र की 7 PM पे लाइव क्लास होती है। बाकी आपकी 11:30 में 4 PM में क्लास होती है, तो सभी ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ बेहतरीन तैयारी कीजिए और एमपी टेट एग्जाम को क्रैक कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।